Hello friends, this is Yash sir and I welcome you all to our beautiful channel Yash sir's Charismatic Chemistry। और जैसे कि आप सब जानते हैं हमने ऑलरेडी 4 पार्ट थर्मोडायनामिक्स के अपलोड कर दिए और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है उसमें बेसिकली हम पढ़ते हैं कैसे एनर्जी एक्सचेंज करती है। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जब भी आप थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो दो फॉर्म में होता है। एक होता है हीट के फॉर्म में और दूसरा होता है वर्क के फॉर्म में। तो व्हाट इज हीट, व्हाट इज वर्क, तो देखिए जरा ध्यान से सुनना। कैसे वर्क एनर्जी से रिलेटेड है ये तो मैं आपको आगे बता देने वाला हूँ, बट फिलहाल के लिए हमें हीट को समझना काफी जरूरी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी का एक फॉर्म है और वो कब ट्रांसफर होती है, जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। चलिए उसे समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ ए और बी का एग्जाम्पल। मान लीजिए ए एक बॉडी है और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ जाएंगे यहाँ से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी। जैसे जैसा वो हॉट है आप ठंडे हो तो हीट कहाँ से कहाँ आएगी। अरे सर ये तो बहुत ही झकास क्वेश्चन पूछ दिया, उसकी तरफ से हमारी तरफ आएगी। देखिए समझ गए। ओके, तो हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। यही पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। ओके, तो जो टेम्परेचर है ये क्या है? तो टेम्परेचर है ये है डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। ओके, कुछ लोग इसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो आप जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे? उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, और अगर वो बॉडी ठंडी है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसकी जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है वो कम। ठीक है, तो जनरली तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस कह सकते हैं या फिर आप उसे कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है वर्क। वर्क भी नथिंग बट एनर्जी ही। जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करता है दो चीजों के या फिर दो तरीके से। एक तो हीट हो गया और एक तो क्या हो गया? वर्क। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। नेचर ऑफ हीट एंड वर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें पता है वर्क बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे मैकेनिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, पोटेंशियल वर्क होता है। बहुत सारे टाइप के, ये तो मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ मैकेनिकल वर्क पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो होता है चार्ज से रिलेटेड। ओके, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली वैसे लेते हैं हम। और ये पोटेंशियल है, इसमें ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। और यहाँ पे मैकेनिकल वर्क जो कि होता है फोर्स एक्सीलरेशन वर्क या फिर आप कह सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला वर्क हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पिस्टन का क्योंकि गैस है तो वो फोर्स लगाएगी और जब फोर्स पर यूनिट एरिया होगा तो उसे हम कह देंगे प्रेशर। और फिर पिस्टन का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्क के बारे में। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया एक पिस्टन। ये बेसिकली सिलेंडर है और ये सिलेंडर के अंदर ले लिया ये पिस्टन। ठीक है, और ये पिस्टन के अंदर मैंने रख दिया दो गैस, एक NH3 है और एक क्या है? HCl। ठीक है, एक NH3 गैस और एक HCl। NH3 आप सब जानते हैं अमोनिया, इसका नाम क्या है? अमोनिया। और इसे कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। कुछ लोग इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्यारे बच्चों इसे हम तब कहते हैं जब ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो अभी तो फिलहाल ये गैसीय स्टेट में, तो अब इसे हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। तो किसी भी केमिकल सब्सटेंस का नाम कैसा होगा ये अगर हमें समझना है तो आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। तो हमने ऑलरेडी उसके ऊपर एक चैप्टर बना के रखा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, उसकी मेरे ख्याल से 4 से 5 वीडियो मैंने कंप्लीट की है, हालांकि 1-2 और बाकी है, तो आप जाके देख सकते हैं कि इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है,
तो फिलहाल तो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हमें वर्क और इसके बारे में बात करना है, तो मैं बता देता हूँ। NH3 जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और HCl क्या होती है, ये एसिडिक नेचर की होती है, और ये पूरी गैस है। तो ये जो पूरा सिलेंडर है पिस्टन के साथ, ये किससे भरा हुआ है? जी हाँ, गैस से। अरे सर देखो गैस बाहर ना आ जाए। नहीं आएगी बाहर, यहाँ पे अभी देखिए। तो ये जो पूरा पार्ट है, ये क्या है? हमारा सिस्टम। इसके अलावा जो कुछ भी बचा सब क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ये पिस्टन रुका हुआ है, मतलब अभी ये मूव नहीं कर रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। आई होप आप सबको एक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पता है, और नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब होता क्या है। अमोनिया जो है वो गैस है, और HCl जो है वो भी गैस है। दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? NH4Cl। ये तो सॉलिड बन गया, और ये तो ऐसा सॉलिड बना जिसमें तीनों टाइप के बॉन्ड है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन से टाइप के तीनों बॉन्ड है अमोनियम क्लोराइड में। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, पहले जहाँ पे गैस था, अब वहां पे क्या आ गया? सॉलिड। और जब वहां पे सॉलिड आ गया, तो सिंपल सी बात है, जो पिस्टन था वो पहले ऊपर था, अब वो किधर आ जाएगा? नीचे। तो मतलब सिंपल सी डायग्राम की जरूरत है यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये ऐसा। सर आपका पिस्टन तो ऊपर ही घूम रहा है, इसे नीचे ले गया। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया हमारा सॉलिड। सर इतना सारा सॉलिड? अरे भैया एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। तो देखिए पिस्टन ऊपर से कैसे नीचे आ गया, और हम मानते हैं कि अगर इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, अगर कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई है, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पिस्टन है वो नीचे आ गया। और नीचे आया मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग जो है, कौन? सराउंडिंग। सर यहाँ पे सराउंडिंग क्या है? अरे ये पिस्टन के ऊपर का कुछ भी ले ले मेरे भाई, ये सारा सराउंडिंग है। ये इसने वर्क कर दिया इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो इससे आपने एक चीज क्या सीखा? अगर कंप्रेशन होता है, देखिए यहाँ पे इतना वॉल्यूम था पहले, वॉल्यूम इतू था, इतू सा वॉल्यूम था, अब इतू हो गया। इतना वॉल्यूम था, इतू हो गया, इतने से इतू हो गया। इसका मतलब क्या? वॉल्यूम कम हुआ, और वॉल्यूम जब भी कम हुआ मतलब कंप्रेशन हुआ। और जब भी कंप्रेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। और ऐसे वर्क को हम पॉजिटिव वर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव वर्क। मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा कि हम केमिस्ट्री में एनर्जी के टर्म में बात करते हैं। तो जब भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ भी होगा तो पॉजिटिव, अगर वर्क हुआ तो पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम की एनर्जी कम हुई तो उस वर्क को हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव। लेकिन फिजिक्स में मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑपोजिट ही होता है। क्या? जी हाँ, उसमें जब सिस्टम काम करता है, जब सिस्टम काम करता है सराउंडिंग पे, तो उसे हम लेते हैं पॉजिटिव। और जब सराउंडिंग काम करता है सिस्टम पे, तो उसे हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि अगर सिस्टम की एनर्जी बहुत कम होगी तो वर्क की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सिस्टम ज्यादा काम करेगा तो उसकी एनर्जी उतनी कम होगी ना। अरे सिंपल सी बात है यार, आप बैठ के बहुत पढ़े, 2-3 घंटा पढ़े, बट उसके बाद थोड़ा तो ड्राउजीनेस आपको फील होगा ना, थोड़ा सा तो ऐसा थका हुआ महसूस तो आप करोगे ना। क्यों? इतना सारा एनर्जी जो यूटिलाइज कर दिया। तो मानने का जो है वो फंडा अलग अलग। चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब इसी के साथ दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसमें जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए। पहले तो सिलेंडर लेना होगा मेरे भाई। सिलेंडर ले लिया, पिस्टन को किधर रख दिया? इधर रख दिया है। ये पिस्टन हो गया है बराबर। इसके अंदर क्या भर के लिए? H2O2। H2O2 कौन से स्टेट में होता है भाई? H2O2 बोले तो लिक्विड स्टेट में। अरे सर लिक्विड म्हणजे काय? अरे पाणी रे बाळा, पाणी। आणि पुढे जाऊन हे तुटणार, आणि काय देणार आपल्याला? लिक्विड। लिक्विड H2O लिक्विड, हे भी लिक्विड। आणि हे काय झालं? गॅस। सर इथे हाफ कसं काय लिहिलं तुम्ही? हाफ क्यों लिखे आप? तो बेटा यहाँ पे हाफ जो है ना, वो ये ऑक्सीजन नहीं है कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके आपने हाफ कर दिया। ये हाफ मोल ऑक्सीजन है। हाफ मोल ऑक्सीजन मतलब एवोगैड्रो नंबर का आधा। एवोगैड्रो नंबर का आधा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये तो मैंने इनिशियल स्टेज दिखाई। H2O2 था लिक्विड, उसके ऊपर पिस्टन रखा हुआ था, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस थोड़ी देर बाद रिलीज हो जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका स्ट्रक्चर ओपन बुक की तरह होता है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा। ये ओपन टेक्स्ट बुक की तरह हो गया, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये टूटता है और क्या दे देता है? H2 है ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन गैस बनी तो वो कुछ जगह लेगी, तो सिस्टम में
ये जो सिस्टम था आपका जिसमें H2O2 था, आई होप आपको पता होगा, ये H2O2 जो था वो सिस्टम था, उसके ऊपर का सब कुछ सराउंडिंग। तो अब ये पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जल हो गया, पानी ने, पानी तेरा कलर कैसा, तो ये हो गया H2O, और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन गैस, और इसीलिए पिस्टन क्या चला गया ऊपर। तो अब हमने क्या कहा कि जब पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन किधर जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा तो जो भी सराउंडिंग के पार्टिकल थे उनको ढकेलेगा ना बाहर, तो ढकेलेगा ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि जो सिस्टम है ये काम कर रहा है किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। और ऐसा करने पे सिस्टम की जो एनर्जी थी वो कम हो गई थी। तो ऐसे वर्क को अपन बोलते हैं नेगेटिव वर्क। और इसमें क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। तो सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो हीट था वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता था, तो क्या वर्क भी ऐसा होता है? जी नहीं, वर्क बिल्कुल टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं होता, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे आई होप कि जब भी पिस्टन नीचे आएगा कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और जब भी एक्सपेंशन होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क। तो ये सारी चीजें आप समझ लिए। तो फट से आपको अब साइन कन्वेंशन सिखा देता हूँ। सर साइन कन्वेंशन मतलब साइन देना, साइन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर सिस्टम काम करता है तो उसे नेगेटिव मानेंगे, और सिस्टम के ऊपर काम होगा तो उसे पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। इसी को बस हम मान लेते हैं। सर इसे कन्वेंशन क्यों कहते हैं? जिसने सबसे पहले ये सब लाया उसने ये चीजों को बताया, और उसके बाद सब लोग उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। So everyone is following that one. So we can say it is a conventional one. ठीक है। लॉन्ग टर्म, जैसे आप बोलते हो ना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल मतलब बताइए जल्दी। कन्वेंशनल लॉन्ग टर्म से, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा टाइम से एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड है और वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है। एनीवेज, हम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में ज्यादा नहीं जाएंगे, हमें तो पता होना चाहिए कि साइन को कैसे असाइन करना है। तो मैं बीच में ले लेता हूँ एक सिस्टम, तो ये हो गया हमारा सिस्टम, ओके। ये क्या हो गया, सिस्टम। और अगर इस पे वर्क हुआ तो W को क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर इसने वर्क किया तो W को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव मतलब सराउंडिंग वर्क डन। देखिए सब में एक चीज चिपकाएंगे, क्या, वर्क डन, वर्क डन। क्या लिखोगे यहाँ पे, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, और यहाँ पे बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो सराउंडिंग है बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम वर्क को, ठीक है। या फिर इसका जो ऑपोजिट होगा तो वो नेगेटिव होगा। हीट के टर्म में हम कैसे बोलेंगे, अगर हीट सिस्टम को मिलेगी तो हीट इज ट्रांसफर्ड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। तो सराउंडिंग के टर्म में कैसे लिख सकते हो, ऑपोजिट, रिलीज्ड बाय सराउंडिंग, ठीक है। इसी शब्दों को, जैसे ये बाय और ऑन, इन्हीं को ट्विस्ट करके वो एमसीक्यू पूछते हैं, ट्रू फॉल्स पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी चीजों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो गई, किससे हीट रिलीज हो गई, सिस्टम से, अगर ये हीट रिलीज हो गई सिस्टम से तो उसे हम लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, और क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग, ठीक है। मतलब सिस्टम ने रिलीज किया और सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया। देखिए, अब कोई आपको पैसा दे रहा है तो पैसा आ रहा है ना, पैसा आएगा तो पॉजिटिव, आपसे पैसा गया तो नेगेटिव। यही सेम बात यहाँ पे, जो भी अपने पास आ रहा है वो पॉजिटिव, जो गया वो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, वर्क सिस्टम पे हुआ तो पॉजिटिव, हीट सिस्टम को मिला तो पॉजिटिव, जो भी गया वो नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। वर्क किसने किया, सिस्टम ने, एनर्जी किसने रिलीज की, सिस्टम में, तो क्या आ गया, नेगेटिव। तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन बहुत ही अच्छे से समझा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको कि सिस्टम के कंपेयर में सराउंडिंग में जो चेंज होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे अगर आपने 10 जूल की हीट सिस्टम को दे दी और 10 जूल की हीट किसको दे दी, सराउंडिंग को। 10 जूल की हीट सिस्टम को दी, 10 जूल की हीट सराउंडिंग को दी,
तो सराउंडिंग में उतना चेंज नहीं होगा लेकिन सिस्टम में चेंज होगा। सर ऐसा क्यों? सिस्टम प्यारे बच्चों बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में? सराउंडिंग के कंपेयर में। तो हम जनरली ऐसा मानते हैं कि सराउंडिंग में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये क्यों ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सीईटी जैसी परीक्षाओं में इसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको साइन कन्वेंशन बहुत ही अच्छे से समझा होगा। अब आ जाते हैं हम अपने वर्क के डेरिवेशन पे। इसके वर्क हम सब जानते हैं, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और थर्मोडायनामिक्स में इसे ही हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और इसी पार्ट में मैं आपको ये भी क्लियर कर देने वाला हूँ कि कैसे प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी से रिलेटेड होता है या फिर वर्क एनर्जी से कैसे रिलेटेड होता है वो भी बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमें लेना होगा सिस्टम और सराउंडिंग का एग्जाम्पल। क्या लेना होगा? सिस्टम और सराउंडिंग का एग्जाम्पल। तो मैं ले लेता हूँ एक सिलेंडर और इसके अंदर फिट कर देता हूँ एक पिस्टन। ये देखिए, ये हो गया पिस्टन। जिन लोगों को पिस्टन नहीं समझ में आ रहा होगा, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पिचकारी का। आप होली में खेलते हैं, पता है, होल्डर। तो जो होल्डर है जिसे आप ऊपर नीचे करते हो वही पिस्टन है, और जो पिचकारी का आपका सराउंडिंग वाला पार्ट है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, और ये आ गए उसके अंदर गैस। ये गैस है, ठीक है। तो इसे हम पूरा क्या मानेंगे? सिस्टम। और ये मान लीजिए ये पिस्टन का इनिशियल वॉल्यूम था जिसमें गैस थी, या फिर आप गैस का वॉल्यूम ले लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये हम जानते हैं कि गैस जो होती है वो पूरे वॉल्यूम के कंटेनर वो कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। देखिए कैसे हो गया टंग ऑफ स्लीप, और इस टंग ऑफ स्लीप नहीं, स्लीप ऑफ टंग। ओके, तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एक बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ये भी जब मूव होगा तो आप इसे काउंट करोगे। तो मान लीजिए ये डिस्क की तरह, ऐसे डिस्क की तरह, और ये उस पर लगा हुआ है, ये पिस्टन। तो ठीक है, तो आप देख रहे हैं ऐसे कुछ है। ओके, तो ये सिलिंड्रिकल टाइप का। अब इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो ऑब्वियसली गैस है तो उसका कुछ प्रेशर होगा, और यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा। और ये प्रेशर किसकी वजह से है? जी हाँ, ये प्रेशर है सराउंडिंग की वजह से। किसकी वजह से? सराउंडिंग। और सराउंडिंग में क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हो गया गैस का प्रेशर, ये पिस्टन हो गया, और ये टोटल अपना क्या हो गया? सिस्टम। ठीक है, अब इसी से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे, इस प्रोसेस में वर्क दो तरह से हो सकता है। आपने अभी देखा, या तो पिस्टन नीचे आ जाए या तो पिस्टन ऊपर चले जाए। ठीक है, पिस्टन नीचे आ जाए और यहाँ पे पिस्टन ऊपर चले जाए। तो अब मैं मानता हूँ कि फिलहाल तो पिस्टन जो है वो रुका हुआ है। अगर अगर पिस्टन सपोज यहाँ पे आ गया इमेजिनरी पोजीशन, ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया। सर ये कैसे यहाँ पे आ जाएगा? सिंपल सी बात है, जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कम। मान लीजिए आपने वेट रखा था पहले पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के ऊपर क्या रखा था? वेट। सडनली वेट को हटा दिया, तो अब क्या हो जाएगा? पिस्टन जो है वो किधर आ जाएगा? ऊपर की तरफ। और क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन। अब कुछ चीजें जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, जैसे उन्होंने कंसिडर किया है कि ये जो पिस्टन है ये क्या होगा? वेटलेस। दूसरा क्या होगा? ये मूवेबल, वो तो हम जानते ही, मूवेबल नहीं होगा तो काय का वर्क। और फिर तीसरा जो है वो है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब क्या? फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं फ्रिक्शन है, लेकिन हम उसे मान रहे हैं कि वो नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। दूसरा वेटलेस, वेट तो होना ही है मेरे भाई। और मूवेबल, ये मूवेबल तो होगा ही। तो ये तीन चीजों को आप लिख देना कि जो पिस्टन है वो वेटलेस है, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। अब देखिए जरा, यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है। अगर पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, फोर्स लग रहा है गैस की वजह से या फिर एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्क हो रहा है, बस। बाकी ये सारी चीजें थियोरेटिकल है, ये लिखने का काम है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक गैस का फोर्स है और एक एटमॉस्फेरिक फोर्स है। तो ऑब्वियसली अगर उसके पर यूनिट एरिया लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर। अब क्या हो गया? अब ये गैस जो थी पहले इतने वॉल्यूम में थी, अब गैस जो है वो इतने वॉल्यूम में आ गई। तो ये वाला वॉल्यूम क्या हो गया? V2। और हमें ढूंढना है चेंज। तो ये देखिए, ये V2 ये फाइनल हो गया, और ये क्या हो गया? इनिशियल। तो हम चेंज कैसे ढूंढते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसका मतलब क्या? मान लीजिए आपके अकाउंट में पहले 10,000, अब कितने हो गए? 20,000। मैंने आपको दे दिए 10,000 एज अ फ्रेंड, तो आप 15,000 मान लीजिए। 10,000 बहुत ज्यादा होता है, 15,000 मतलब 5,000 मैंने आपको दे दिए। तो कितने का चेंज हुआ आपके अकाउंट में पैसे का? जी हाँ, फाइनल 15,000 माइनस
10,000, तो कितने का चेंज हो जाएगा 5,000 का। तो इसे आप V2 मानिए या फिर V फाइनल मानिए, और इसे V1 मानिए या फिर V इनिशियल मानिए। ठीक है, अब सॉरी, अब हम देखते हैं वर्क डन को। तो वर्क क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम सब जानते हैं। सर अब फोर्स किधर से लगा, सर फोर्स किधर से लगा, मान लीजिए फोर्स इधर से लगा, ये गैस जो है ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया ले रही है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो है ये फोर्स है, ये पूरे को अगर आप ले लोगे तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब क्या हो जाएगा प्रेशर। तो चलिए हम वर्क को प्रेशर से रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर हम कौन सा लेंगे, प्रेशर हम कौन सा लेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है ना, कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। हम ऐसा मान रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि जो वर्क किया जा रहा है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर। आप इंटरनल प्रेशर भी ले सकते हो, लेकिन इंटरनल प्रेशर अगर होगा और फिर वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कुछ है ही नहीं, तो किसी के अगेंस्ट में वर्क होगा ही नहीं, तो फिर उसे आप वर्क कह ही नहीं सकते। कुछ तो होना चाहिए जो अपोज करना चाहिए, जैसे आप किसी बॉडी को अगर ऐसे ऐसे पुश कर रहे हो तो बॉडी का वेट होना चाहिए ना, नहीं तो आप पता चला ऐसे वैक्यूम में ऐसे हाथ घुमा रहे हो तो काय का आ रहा समझ में। तो यहाँ पे कौन सा लूंगा मैं, पी एक्सटर्नल, तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। ये अब ये डिस्टेंस और एरिया क्या है, ये एरिया है, ये डिस्क वाला ये वाला एरिया। अब मान लीजिए अब ऐसे पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये थोड़ा सा बढ़ गया, फिर ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यही डिस्टेंस हुआ ना, यही डिस्टेंस हुआ, तो यही वॉल्यूम का चेंज हो गया। इतना पूरा अब ये क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना हो गया। ये क्या था, एरिया। जो पहले आप जो देख रहे थे, ये जो एरिया था वो ये वाला, ये वाला, ये एरिया। मान लीजिए डिस्क, मान लीजिए ये डिस्क है, तो एक पतली सी डिस्क, उसके ऊपर एक डिस्क, उसके ऊपर एक डिस्क, उसके ऊपर एक डिस्क, तो ये लेंथ बढ़ गया ना, ये डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो एरिया इनटू लेंथ और या फिर डिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम इज वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, A इंटू डी, तो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, डेल्टा V इज मतलब क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया मैंने ये, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस इज नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम। तो ये देखिए, ये पहले इनिशियल वॉल्यूम था और ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, और मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, वर्क। और वर्क किसकी वजह से हुआ, चेंज इन वॉल्यूम की वजह से। तो कितना चेंज हुआ, यही चेंज हुआ ना, ये इतने में से आपने इतने को माइनस किया, तो यही चेंज है ना, यही वर्क है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो यही थी। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इतना आ गया। और यहाँ पे W, तो W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और अगर ये वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होगा तो आप चाहो तो यहाँ पे ये DW इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू DV भी लिख सकते हो। DV क्यों, ये स्मॉल वॉल्यूम चेंज और ये स्मॉल वर्क। अरे जब वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होगा तो वर्क डन भी क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा ना, बोलिए। और एक सिंपल सी चीज, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि जो पिस्टन था वो पहले यहाँ पे था, पिस्टन ऊपर चला गया, मतलब कौन सा हुआ, एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, जी क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया। और हमने ऑलरेडी देखा था कि जब भी एक्सपेंशन होता है जो वर्क डन होता है वो क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, या फिर फिजिक्स की भाषा में भी आप समझ सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा लिया था, ड्राइविंग फोर्स पी एक्सटर्नल। मैं ऐसा मान रहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर था, तो प्रेशर इधर से लग रहा है, या फिर ऐसे कह सकते हो फोर्स यहाँ से लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल हो गए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गए, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। और जब दोनों एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके प्रोडक्ट को या फिर उनके मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा से। और थीटा कितना होगा इसमें, मान लीजिए ये एक्सटर्नल प्रेशर है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, एंटी पैरेलल, और एंटी पैरेलल होंगे तो उनके प्रोडक्ट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा। और एंगल कितना है यहाँ पे 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पे माइनस लगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं, बट सबसे सिंपल जो है वो यही है कि आप उसे ले लो क्या, कि एक्सपेंशन हुआ है इसीलिए वर्क क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा किसका, वर्क डन, और ये किसमें, एक्सपेंशन में। तो अब इसे अगर आप ऐसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अगर वॉल्यूम का चेंज ज्यादा होगा तो अब डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर V2 ज्यादा है, V2 क्या है ज्यादा है, और V1 क्या है कम है,
हे जास्त आहे आणि हे कमी आहे, म्हणजे काय, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब आपका फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम कम है, तो जो डेल्टा वी क्या है वो क्या है, पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, याद रखिए ये वैल्यू जब पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर यहाँ पे v2 माइनस v1 नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ज्यादा है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम है, तो कम माइनस ज्यादा करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, मतलब कौन सा केस है, कंप्रेशन, क्या होगा, कंप्रेशन, तो ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव हो गया इसका मतलब क्या, जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आया, और पिस्टन नीचे की तरफ आया मतलब सराउंडिंग ने काम किया, और सराउंडिंग ने काम किया तो वर्क क्या हो जाएगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा वर्क का डेरिवेशन। अब इसमें प्रेशर वॉल्यूम से कैसे एफ इंटू डी रिलेटेड था ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए ये प्रेशर था, ये सॉरी ये फोर्स था और ये डिस्प्लेसमेंट था, और ये कैसे प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड है ये मैंने इसमें प्रूफ करके बता दिया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये बताना है कि हाउ पीवी इज रिलेटेड टू एनर्जी, कैसे वर्क एनर्जी से रिलेटेड है ये भी बताना है, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। बट उसके पहले वर्क कौन कौन सी केस में जीरो आएगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए आपने एक सिंपल सा चीज देखा यहाँ पे कि अगर ये चेंज जीरो होगा, मतलब कोई वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं हुआ, मतलब अगर पिस्टन में कोई मोशन नहीं हुआ, मतलब पिस्टन अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी अगर सेम हो गई, तो यहाँ पे वर्क क्या आ जाएगा, जीरो, वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। अब ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, सिंपल सी बात है, जब आपके रिएक्शन मिक्सचर में सॉलिड या लिक्विड हो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो पिस्टन का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब पिस्टन का मोशन नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। हालांकि ये एक थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से हटके है, मैं आपको टेक्स्ट बुक वाला एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस, कौन सा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, और ये किसमें होगा, क्लोज कंटेनर, इसमें क्लोज कंटेनर, और क्लोज कंटेनर में भी क्या, रिजिड बाउंड्री, क्लोज कंटेनर में रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री मतलब क्या, ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं करता, और जब ये मूव नहीं करेगा तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम हो गया और वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और एक दूसरी चीज, अगर मैं ये पी एक्सटर्नल को ही जीरो कर दूं, मतलब यहाँ पे कोई प्रेशर ही ना हो, ये ऊपर वाला प्रेशर जो सराउंडिंग का प्रेशर है वो अगर जीरो कर दूं तो भी वर्क जीरो हो सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है, जी हाँ, जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, प्रेशर कहाँ पे नहीं होगा, वैक्यूम, अरे वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, किसमें, वैक्यूम। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूँ प्यारे बच्चों, साइक्लिक करके एक प्रोसेस पढ़ोगे आप एंट्रेंस पार्ट में, उसमें भी वर्क डन जीरो होता है। साइक्लिक प्रोसेस जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है, उसमें भी वर्क डन क्या होता है, जीरो ही होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वो क्यों होता है साइक्लिक में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कैसे वर्क एनर्जी से रिलेटेड है और उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो यूनिट से ही मैं प्रूव करने वाला हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाइए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। ठीक है, तो देखो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। हम सब जानते हैं प्रेशर जिसकी अलग अलग यूनिट हो सकती है, वॉल्यूम की भी यूनिट अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए मैंने एनर्जी ले लिया जूल, तो 1 जूल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू माइनस। ठीक है, और प्रेशर को अगर मैंने पास्कल ले लिया तो पास्कल होता है kg मीटर इनवर्स सेकेंड रेज टू माइनस। ये दोनों की वैल्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी। ठीक है, चलिए अब इसे समझने की जरा कोशिश करते हैं। तो प्रेशर की यूनिट क्या मैंने ले ली, पास्कल। ठीक है, और इनटू वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जूल होता है पास्कल इनटू मीटर, और ये जूल की वैल्यू देखिए। तो चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पास्कल को। तो पास्कल क्या होगा, देखिए यहाँ से केजी पर मीटर सेकेंड रेज टू माइनस टू इंटू मीटर क्यूब। ओके, अब ये देखिए इनके बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, -1 + 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसी को वापस में कैसे लिख सकता हूँ, इसी को पूरे पीवी के प्रोडक्ट को कैसे लिख सकता हूँ, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू माइनस टू, और वो नथिंग बट क्या हो गया, जूल, एंड जूल वी नो दैट इज अ
यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे आपने क्या सीखा, पीवी वर्क जो होता है इट इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो तरीके से एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या तो वर्क के फॉर्म में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रेशर की अलग अलग यूनिट लेके उसमें क्या रिलेशन है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि सीईटी जैसे परीक्षाओं में वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पास्कल, सॉरी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर की यूनिट अब मैं ले लेता हूँ एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम की यूनिट ले लेता हूँ लीटर। तो अब लीटर और एटमॉस्फेयर कैसे रिलेटेड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर लीटर, ठीक है। एक एटमॉस्फेयर कितना होता है मैं आपको बता दूं, एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। ये 10 टू द पावर 3 को आप इधर मल्टीप्लाई करके 101.325 भी लिख सकते हैं, ये पास्कल हो गया। और लीटर को मैं लिख देता हूँ कौन से फॉर्मेट में, मीटर क्यूब। तो याद रखिए 1 लीटर होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। और ये कहाँ से आया, तो इधर देखिए लीटर को हम लिखते हैं डीएम क्यूब, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये देखिए ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -3 कैंसिल, और ये पास्कल इनटू मीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा 101.325 पास्कल मीटर क्यूब, एंड दिस इज 1 एटमॉस्फेयर लीटर या फिर लीटर एटमॉस्फेयर, ये हो गया। और जिसमें इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, पास्कल मीटर क्यूब की जगह पे, पास्कल मीटर क्यूब की जगह पे आप लिख सकते हो सिंपली जूल, ठीक है। ये हो गया एक यूनिट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैंने प्रेशर की यूनिट बार ले ली तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा होगा। बार ले लेता हूँ अगर मैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा बार, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा लीटर। इसे भी मीटर क्यूब में ले लेते हैं, बार मीटर क्यूब। तो चलिए देखिए यहाँ पे अगर हमारी यूनिट जो है पीवी की वर्क की, अगर मैंने लीटर बार ले लिया, तो अब मैं लीटर को पहले क्या लिख देता हूँ 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, और बार को मैं लिखता हूँ, बार को 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर 5 कम्स आउट टू बी व्हाट 10 टू द पावर 2 पास्कल मीटर क्यूब, दैट कम्स आउट टू बी 100 पास्कल मीटर क्यूब। और पास्कल मीटर क्यूब क्या होता है, जी हाँ जूल। तो एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आपने और सीख लिया कि 1 बार लीटर इज नथिंग बट इक्वल टू 100। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल में यूटिलाइज होने वाला था। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा प्रेशर वॉल्यूम वर्क और ये कैसे वर्क एनर्जी से रिलेटेड है, ये सब कुछ मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ठीक है। मतलब बेल आइकन को आप दबा देंगे तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ। और शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम डेली वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और इस समय पे आपके 12th के सिलेबस को महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।